गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नरेंद्र सिंह भाटिया आपके सामने कुछ इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई निकालना है तो ऐसा नहीं कि वो ग्रामर आना चाहिए, कुछ रूल्स पता होना चाहिए, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है ही हैज डैश बुक विच ही हैड। ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदी मतलब अलग ही होता है। फ्यू मतलब होता है कुछ भी नहीं, अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा बहुत, द फ्यू मतलब थोड़ा लेकिन पूरा, लिटिल मतलब भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिटिल फ्यू में एक डिफरेंस होता है। लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन तुम्हारा काउंटेबल है तो आपका लिटिल तो आपका आएगा नहीं। अब आपका ऑप्शन बन गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो सिंपल सा ट्रिक्स है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लगा है विच को इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन विच को बोला जाता है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में कभी भी तीन वर्ड में आपको बता देता हूं। एक होता है हु, एक होता है आपका विच और एक होता है आपका डैट। ये तीन शब्द कभी भी अगर सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, इफ थ्री वर्ड्स इज यूज्ड इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस, तब आपका आंसर हमेशा दा वाला होगा, मतलब आर्टिकल दा लगना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका दा फ्यू। ठीक है, सेंटेंस के बीच में कभी भी हु, विच और डैट लगा तो आर्टिकल का दा लगना बिल्कुल कंपलसरी है। आंसर हो जाएगा दा फ्यू। सेकंड क्वेश्चन में आता है सुनील इज इंफीरियर डैश यू। ऑप्शन दिया टू और देन। जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, कंपैरिजन करते समय हम लोग हमेशा देन लगाते हैं। ऐसा नहीं होता, हर जगह देन नहीं लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सुनील इज इंफीरियर, ठीक है, डैश यू, तो आपको कुछ दिखेगा इसमें आई यू आर लगा है। अगर एक वर्ड देता हूं मैं जूनियर तो भी लास्ट में क्या लगा है आई यू आर। एक वर्ड देता हूं मैं सुपीरियर सीनियर तो भी आई यू आर। एक वर्ड देता हूं मैं सुपीरियर तो भी लास्ट में लगा है आई यू आर। जितने भी आई और वाले वर्ड है इसमें कभी भी देन का यूज नहीं होता है। करेक्ट आंसर टू आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों क्वेश्चन जो आपको बताया था दोनों में ग्रामर का रूल्स नहीं काम कर रहा और ट्रिक्स काम कर रही है। तो आई और शब्द के साथ, आई और वर्ड के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता। आंसर आएगा टू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, दिस बिल्डिंग डैश 6 फ्लैट कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज ऑफ। कंसिस्ट कंप्राइज का मतलब होता है शामिल होना, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस किसका आ रहा है, ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में ऑफ लगा हुआ है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट, मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कंसिस्ट ऑफ इक्वल होता है कंप्राइज। इसका मतलब होता है शामिल होना या शामिल करना। अब इंग्लिश में प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बड़ा टॉपिक है, एक तरह से एंडलेस टॉपिक है, लेकिन कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। कंसिस्ट के बाद क्या लगा है, ऑफ लगा है। कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता। कंप्राइज के बाद प्रीपोजिशन ही नहीं आता और कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगाना पड़ता है। अब अगर आप दोनों ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो कंसिस्ट के बाद ऑफ लगा है, कंप्राइज के बाद ऑफ लगा है, तो ये आपका गलत हो गया। अगर ये ऑफ नहीं होता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन ऑफ लगा है इसलिए रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कंसिस्ट ऑफ, मतलब होता है शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फियर ऑफ डॉग। अब ये वोकैब से रिलेटेड होता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। फियर ऑफ डॉग, सबसे पहले तो ये फोबिया। फोबिया मतलब एक डर होता है, ये काल्पनिक डर होता है, एक्चुअल में होता नहीं है, बस एक कल्पना करते हैं लोग। तो फियर ऑफ डॉग मतलब कुत्ते से डर। अगर आप देखेंगे ऑफियोफोबिया, ये आता है स्नेक के लिए, सांप से डर। पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर मतलब आग से डर। ठीक है, पायरोफोबिया मतलब आग से डर। ये पायरोफोबिया एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। जैनोफोबिया, ये होता है औरतों से डर। गैनोफोबिया, ठीक है, औरतों से डर। लास्ट में लिखा है क्लैस्ट्रोफोबिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज स्पेस, बंद जगह से डर। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, बंद जगह से डर। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। फियर ऑफ डॉग कुत्ते से डर, ऑफियोफोबिया स्नेक से डर, पायरोफोबिया आग से डर, जैनोफोबिया औरतों से डर, क्लैस्ट्रोफोबिया बंद जगह से डर। डॉग के लिए आता है साइनोफोबिया। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया, इसको अलग से नोट कर लेना। डॉग के लिए आता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब होता है कुत्ते से डर। CYNOPHOBIA, साइनोफोबिया। करेक्ट आंसर होगा आपका साइनोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश 3 days ago। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिससे आपको आंसर पता चल जाएगा, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर देखेंगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एगो। 3 गोल्डन वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एगो जो आपके क्वेश्चन में दिया है, एक होता है लास्ट और एक क्या होता है यस्टरडे। ये 3 गोल्डन वर्ड है
जिसके बेस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट यस्टरडे एगो। ये 3 वर्ड जिस क्वेश्चन में आएंगे, लास्ट यस्टरडे एगो, इसका आंसर ना हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है आपका? केम है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? केम आ जाएगा। तो ही केम 3 days एगो। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियस, ठीक है। अभी आपका वोकैब है, सिनोनिम्स। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमको सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ना है, वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करना है। हर एग्जाम का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर आप एनडीए का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें तो 70% क्वेश्चन वोकैब से ही आते हैं। ईडियम्स आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, ठीक है। तो हर एग्जाम के अपना अपना एक लेवल होता है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। फिर भी वोकैब अगर आपके एग्जाम में नहीं भी आता तो भी इसको करते ही रहिए, क्योंकि एक या 2 दिन का काम नहीं है, ये लगातार करना पड़ता है। अब जैसे एक वर्ड लिखा मैंने इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। मेहनती को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं सेटलर्स। ये सेटलर्स मतलब भी मेहनती होता है। मेहनती को इंग्लिश में एसिडुअस भी बोलते हैं, एसिडुअस, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। अगर ये चारों ऑप्शन देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब भी मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस मींस मेहनती, डिलीजेंट मतलब मेहनती। ये प्रूडेंट मतलब समझदार होता है, जिसको हम सेन बोलते हैं। सेन मतलब समझदार, बुद्धिमान, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। एनॉय मतलब होता है नाराज होना भी होता है, तंग करना भी होता है। एनॉय का मतलब एंग्री भी होता है और तंग करना भी होता है। और लैक्स, लैक्स मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रेमिस। और लापरवाह के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है हेडलेस, और एक स्लैक वर्ड भी आता है। ये तीनों का मतलब भी लापरवाह होता है। कॉमन इंग्लिश में हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है केयरलेस, है ना। तो इतने कॉमन वर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, डिलीजेंट मतलब भी मेहनती। अगर आपका 2 का मतलब भी पता है, बाकी का नहीं पता तो भी चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डिलीजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डिमोलिश। तो डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। डिमोलिश, जिसको हम लोग कॉमन वर्ड यूज करेंगे तो डिस्ट्रॉय होता है, डिमोलिश। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब है नष्ट करना? उसको बोलते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब भी नष्ट करना होता है। नष्ट करना को ना इंग्लिश में एबोलिश भी बोलते हैं। नष्ट करना के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है रूम्स, ठीक है। और अगर हम नष्ट करना की बात करेंगे तो इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है एनिहिलेट। ये सब का मतलब भी नष्ट करना ही होता है। और भी काफी सारे वर्ड है नष्ट करना के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो डिमोलिश मतलब नष्ट करना, इरेडिकेट मतलब भी नष्ट करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी के मीनिंग भी देख लीजिए। नोवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोवाइस मतलब होता है कम अनुभवी, ठीक है। कम अनुभवी को इंग्लिश में हम लोग ये भी बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न एक इडियम्स है, इसको भी कम अनुभवी बोलते हैं। कम अनुभवी को इंग्लिश में बोलते हैं टायरो, TYRO। कम अनुभवी को बोलते हैं नियोफाइट। ये सबका सेम मीनिंग है, कम अनुभवी। नियोफाइट, टायरो, नोवाइस, ग्रीन हॉर्न एक इडियम से काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आर्डेंट, आर्डेंट मतलब होती है इच्छा या इच्छुक, जिज्ञासा, जिसको बोलते हैं कीन, ईगर। और एक वर्ड और आता है फर्वेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फाइंड द एरर, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसका यही आपका रहता है सिलेबस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फाइंड द एरर, सेंटेंस एंडमेंट, और ज्यादा से ज्यादा कंप्रीहेंशन आता है। बट डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन में फर्क आता है। लेकिन इंग्लिश में कोई लेवल नहीं होता, हमको बेसिक से ही लेवल को बनाना पड़ता है। अब जैसे फाइंड द एरर है, इसमें किसी पार्ट में गलती है तो हमको बताना है कहां पर गलती हुई है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। नो सूनर डिड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आ गई। अब इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ है आपका नो सूनर। नो सूनर। अब इंग्लिश में ना कुछ पेयर होते हैं, जैसे हम लोग नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनाते हैं? बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। तो बस यही है, इसको पेयर ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं। नो सूनर के साथ अब याद कर लो, एक ही पेयर बनता है, इकलौता पेयर। वो किसका बनता है? देन का। सिर्फ एक ही पेयर बनता है नो सूनर के साथ, हमेशा देन का पेयर बनता है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है? व्हेन का। व्हेन वहां पर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन ये पेयर गलत यूज किए गए, व्हेन नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? देन आंसर। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, व्हेन तो हार्डली के साथ लगता है। जब हमारा क्वेश्चन हार्डली से शुरू होता है ना, HARDLY, हार्डली मतलब जैसे ही होता है, तो इसके साथ किसका पेयर बनता है? व्हेन का। या क्वेश्चन इसका आखिरी से शुरू होता है
इसका असली, तो फिर वेन का पेयर बनता है। लेकिन अगर आपने नो सूनर से शुरू किया है तो आपको हमेशा देन का पेयर बनाना है, और एग्जाम में 90% जो एरर इसी पार्ट में होता है, नो सूनर के साथ देन लगता नहीं, वहीं पर एरर होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आई लुक फॉरवर्ड फॉर गुड रिजल्ट दिस ईयर। ये लुक फॉरवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक फॉरवर्ड मतलब उम्मीद करना, एक पूरा फ्रेजल वर्ड है ये। लेकिन लुक फॉरवर्ड के साथ फॉर नहीं लगता है, लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद ये तो चलो नाउन का यूज किया गया है। अगर लुक फॉरवर्ड के बाद कभी भी वर्ब का यूज करोगे तो हमेशा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, वो आईएनजी। आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, मैं वहां जाने की उम्मीद कर रहा हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की उम्मीद कर रहा हूं। वैसे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। तो लुक फॉरवर्ड टू पूरा एक साथ लिख लीजिएगा, और उसके बाद लिख लीजिएगा वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जीरन फॉर्म। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ही फॉरबिड मी फॉर गोइंग देयर। सबसे पहले तो यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया आपने, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। अब इंग्लिश में एक वर्ड मैं बोलूंगा प्रिवेंट, तो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। एक वर्ड देता हूं मैं हिंडर, इसका मतलब ही रोकना। एक वर्ड मैं बोलता हूं प्रोहिबिट, इसका मतलब प्रतिबंध। कुल मिला के सबका मतलब मना करना ही होता है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है रिफ्रेन, मतलब परहेज करना, और एक वर्ड होता है एक्सटेंड, मतलब परहेज करना। अगर आप देखेंगे तो सब में कॉमन है, सब में आप मना ही कर रहे हो, सारे निगेटिव वर्ड है। जितने भी निगेटिव शब्द यूज करोगे, निगेटिव वर्ड, उसमें हमेशा प्रीपोजिशन ना फ्रॉम को लगाया जाता है, या तो याद रखना प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो ही फॉरबिड मी फॉर गोइंग देयर, क्वेश्चन में क्या लगा है, फॉर, तो फॉर की जगह कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।